আজির পড়া মোর কোনো জাতি নাই, মোর কোনো ধর্ম নাই, মোর কোনো ভগবান নাই। মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজঙ্ঘা। जब कोई राजा अपनी प्रजा को अकेला छोड़कर चला जाता है तो उसकी प्रजा का क्या हाल होता है। इनकी इंसानियत, इनकी आत्मीयता कुछ ऐसी है कि मुझे इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, बस इनके जीवन में रोशनी डालने की एक कोशिश है। और इस प्रयास में यदि कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिए। वेलकम टू इन अ कॉल। जनवरी 1972 को मेघालय असम से अलग होकर एक नया राज्य बना, लेकिन किस्मत के पन्नों में लिखा था कि इस नए राज्य की गोद में जन्म लेगा एक सितारा जो आने वाले समय में पूरे असम और उत्तर पूर्व की पहचान बन जाएगा। 18 नवंबर 1972 तुरा की पहाड़ी शहर में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में वो बच्चा पैदा हुआ, जिबोन बोरठाकुर, जिसे दुनिया जुबिन गर्ग के नाम से जानेगी। गर्ग उसने अपने ब्राह्मण गोत्र से अपनाया और जुबिन नाम महान कंडक्टर जुबिन मेहता से प्रेरित था। परिवार की जड़ें जोरहाट में थीं और पुरानी कड़ियां शिवसागर के झांसी से जुड़ती थीं। पिता असम सिविल सेवा में थे, इसलिए तबादले होते रहे और बच्चे असम के अलग अलग शहरों में पले बढ़े। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, साहित्य में कवि गीतकार कपिल ठाकुर, मजिस्ट्रेट की सख्ती और रचनाकार की संवेदनशीलता दोनों साथ में रखते थे। माँ स्वर्गीय इली बोरठाकुर, गायिका और नृत्यांगना, उनकी पहली गुरु थी। घर ही असली संगीत विद्यालय था, गीत, कविता और रियाज से भरा, जहाँ औपचारिक कक्षा से पहले प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। वो अकेले नहीं थे। छोटी बहन पालमे बोरठाकुर भरतनाट्यम नृत्यांगना और अकादमिक बनी। बड़ी बहन जोंकी बोरठाकुर असम की लोकप्रिय गायिका अभिनेत्री पहले से ही सितारा थी। 2002 में जोंकी का एक कार्यक्रम के रास्ते सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। यह धक्का बहुत बड़ा था। कलाकार की तरह जुबिन ने शोक को स्वर में बदला। उसी साल आया एल्बम शिशु उनकी बहन की याद में था। उसी साल उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। 2002 में जुबिन ने गरिमा साइकिया से शादी की। गरिमा साइकिया जो पेशे से फैशन डिजाइनर है, पहले जुबिन गर्ग की श्रोता और प्रशंसक थी। अनामिका और माया सुनकर लिखे गए उनके खत दोस्ती और फिर प्यार में बदल गए और परिवार के विरोधों व छोटे से ब्रेकअप के बाद दोनों ने 4 फरवरी 2002 को शादी कर ली। गरिमा ने सिर्फ जीवन साथ नहीं निभाया बल्कि रचनात्मक साझेदारी भी रही। म्यूजिक वीडियोस के कॉस्ट्यूम से लेकर कंचनजंगा में सह निर्देशन तक और जुबिन की कई फिल्म संगीत प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया। दंपति के अपने जैविक बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों ने मिलकर लगभग 15 वंचित बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। किसी को कानूनी लड़ाई से छुड़ाया, किसी की पढ़ाई, इलाज व परवरिश संभाली और यही परिवार उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। कोविड-19 के दौरान जब जुबिन ने गुवाहाटी वाला घर अस्थायी केयर सेंटर बना दिया, गरिमा पूरी तरह साथ खड़ी रही। बाढ़ राहत, चिकित्सा सहायता और कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के कामों में वे बराबर की भागीदार रही। पढ़ाई पिता के तबादलों के साथ चलती रही। जोरहाट, करीमगंज, बिजनी, तामुलपुर यानी असम को पढ़ने से पहले जी कर जानना। हाई स्कूल जोरहाट से जेबी कॉलेज में समय बिताया, फिर गुवाहाटी के बी बोरुआ कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया। लेकिन 1992 में एक मोड़ आया। युवा महोत्सव में वेस्टर्न सोलो पर गोल्ड मेडल मिला और साफ हो गया कि भविष्य लैब में नहीं संगीत में है। सच तो यह है कि शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी थी। 3 साल की उम्र से गाना, गुरु रॉबिन बैनर्जी के साथ 11 साल तबला सीखना और गुरु रोमनी राय से असमिया लोक संगीत की तालीम। घर में रागले ऐसा कि माँ अभ्यास करवाती थी। उन्होंने मजाक में कहा था, मेरे कुत्ते तक की ताल सही है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते वे धुनें रचने लगे और ढोल, गिटार, हारमोनियम समेत दर्जन भर वाद्य सहज हो गए। 1992 में असमिया या एसमीज एल्बम अनामिका से पेशेवर शुरुआत हुई। यह सिर्फ बिका नहीं, एक ध्वनि का ऐलान था। वेस्टर्न रॉक का टेक्सचर असमिया लोक और भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा में गुथा हुआ। माया 1994, आशा 1995 ने दायरा बढ़ाया, रोंग 1995 और मुक्ति 1997 ने रेंज दिखाई। मुक्ति में देशभक्ति की लहर थी, जबकि मेघोर बोरेन और शब्द या खब्द दोनों 1998 लोक प्रेम और विरह के रंगों से भरे थे। दशक के अंत तक वे सिर्फ लोकप्रिय नहीं रहे, असमिया पॉप संस्कृति का प्रतीक बन गए। वे आधे मजाक आधे गर्व से कहते, असम चाय, एक सींग वाले गैंडे और जुबिन के लिए मशहूर है।
1995 में महत्वाकांक्षा उन्हें मुंबई ले गई। 90 के दशक के आखिर में चांदनी रात, यूं ही कभी जैसे इंडी पॉप और फिजा 2000, कांटे 2002 जैसी फिल्मों में शुरुआती हिंदी प्लेबैक मिला। ये आने वाले धमाकों से पहले की तैयारी थी। नेटवर्क, हुनर, धीरज, साथ साथ बंगाली संगीत में प्रवेश और फिर और भाषाएं। 3 दशकों में उन्होंने 40 से अधिक भाषाओं व बोलियों में गाया और हजारों रचनाएं रिकॉर्ड की। ऐसा तभी होता है जब स्टूडियो के दिन खाली दिनों से ज्यादा हो। राष्ट्रीय स्तर पर 2006 विस्फोटक रहा। फिल्म गैंगस्टर में उनका गीत या अली पूरे भारत में छा गया। दर्द में डूबी आवाज, जिसने रातों रात उन्हें उत्तर पूर्व से बाहर भी जाना पहचाना नाम बना दिया। इसके साथ साथ ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड जैफा, फिल्म फेयर, जी सिने, आईफा नामांकन आए। 2000 के दशक भर में उन्होंने 200 से अधिक हिंदी गाने रिकॉर्ड किए और 2007 में हिंदी पॉप एल्बम जिंदगी जारी किया। बांग्ला में मन मानो ना, पिया रे पिया जैसे गीतों ने उनकी मौजूदगी पक्की की। उधर असम में एल्बम जारी रखना कभी रुका नहीं, मतलब एक ही उद्योग चुनना नहीं, कई घरों का होना। संगीत निर्देशन सहज था। असमिया फिल्म दीनबंधु 2004 का संगीत और सह निर्माण फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उनके योगदान का विशेष उल्लेख हुआ। 2007 में डॉक्यूमेंट्री इकोज ऑफ साइलेंस के लिए 55वां राष्ट्रीय पुरस्कार गैर फीचर में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन मिला। ये भटकाव नहीं प्रमाण थे कि वे पूरी संगीत में रचना पर अधिकार रखते थे। कैमरे के सामने भी आए। तुमुर माथुमुर 2000 में अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संगीतकार, एक ही फिल्म में सब कुछ। साहसी, शायद उतावला पर बिल्कुल जुबिन। 2008 में मोनजाई के अभिनय पर नेशनल अवार्ड में स्पेशल मेंशन मिला। द अंडरवर्ल्ड, रोडोस्किड, प्रियार प्रियो, गाने किया ने, ड्रामा और स्वैगर के बीच झूलते किरदार। निर्देशक निर्माता के रूप में मिशन चाइना 2017 और कंचनजंगा 2019। दूसरी फिल्म ने भर्ती परीक्षा घोटालों पर चोट की, यानी मनोरंजन के साथ कथ्य भी। एक हिंदी निर्देशन डस्टबिन की योजना भी थी और टीवी शोज भी जज किए। सम्मान काम के अनुपात में मिले। इकोज ऑफ साइलेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार, दीनबंधु के इर्द गिर्द पहले के राष्ट्रीय उल्लेख, या अली पर जायफा और मेन स्ट्रीम में नामांकन। घर में प्राग सिने अवार्ड्स पर बार बार प्लेबैक, अभिनय, निर्माण, सबका सम्मान। पुरुषोत्तम दास जैसे सांस्कृतिक पुरस्कारों ने बॉक्स ऑफिस से परे की हैसियत मानी। जीवन में उन्होंने कभी कभी राज्य सम्मानों को यह कहते ठुकराया कि युवा कलाकारों को जगह मिलनी चाहिए। मृत्यु पर राज्य अंत्येष्टि मिली, एक विडंबना जिस पर शायद वो मुस्कुरा देते। वे विवादों के भी केंद्र रहे, लेकिन यह कहना अधूरा होगा अगर हम उनकी बेबाक आवाज और निडर रुख को न जोड़ें। जब असम में उग्र संगठन उल्फा ने बिहू जैसे लोक उत्सवों में हिंदी गीत गाने पर रोक लगाने की धमकी दी, तब जुबिन पीछे नहीं हटे। वे मंच पर खड़े होकर खुलेआम हिंदी गीत गाते रहे और कह दिया, बिहू एक म्यूजिकल फेस्टिवल है, हम कोई भी गीत गा सकते हैं। उनकी यह जिद उस दौर में असम के युवाओं के लिए आजादी और कला की हिम्मत की मिसाल बन गई। राजनीति पर भी उन्होंने कई बार सीधी चोट की। उनके स्टेज शो और इंटरव्यू में निकलने वाले शब्द अक्सर जनता की जुबान बन जाते थे, जैसे मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। उनका घोषणा पत्र जैसा हो गया। भ्रष्टाचार या राजनीति की चालबाजियों को वो 2 शब्द में काट देते, एवतो एटा अलगोदो, यह कुछ गड़बड़ है। और एंटी-सीए आंदोलन के दौरान उनका रिफ्रेन, पॉलिटिक्स नौकरी बंदो, दोस्त राजनीति मत खेलो, युवाओं का नारा बन गया। 2020 की महामारी के दौरान जब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत थी, जुबिन ने अपनी गुवाहाटी की कोठी को ही कोविड केयर सेंटर में बदल दिया। उन्होंने अपने पैसे और फाउंडेशन के जरिए दवाइयां, ऑक्सीजन और इलाज का इंतजाम किया। उस मुश्किल वक्त में वे कलाकार से ज्यादा एक मसीहा की तरह दिखे। उनके सबसे दिल के करीब गानों में से एक मायाबिनी है। यह गीत उन्होंने असम के लोक संगीत और अपनी माँ की यादों से प्रेरित होकर बनाया था। गाने की धुन और बोल गांव की कहानियों, मिट्टी की महक और माँ के आंचल की ऊष्मा से भरे हुए हैं। कंचनजंगा हूँ, पहचान से ऊपर खड़े होने का रूपक, और वह सिहराती भविष्यवाणी, अगर मैं मरूं तो असम 7 दिन बंद रहेगा, जो सामूहिक शोक के दिन में असहज रूप से सच लगती रही। और आखिर में वह किंग लाइन, मैं राजा की तरह जीता हूँ और राजा को अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, जो एक सांस में करियर चॉइस समझा देती है। राष्ट्रीय मंच लेकिन धड़कन घर की, मिलाकर देखे तो वह वायरल वाक्य उनके निर्देशांक दिखाते हैं। संगीत पैसे से ऊपर, लोग सत्ता से ऊपर, आजादी डर से ऊपर और सबसे ऊपर असम। जुलाई 2022 में स्वास्थ्य ने खालीपन बनाया।
डिब्रूगढ़ के रिजॉर्ट में बाथरूम में चक्कर के बाद गिर पड़े। सिर में चोट लगी। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी के दौरे से जोड़ा। राज्य ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। वे स्थिर हुए और चिकित्सकीय सावधानी के खिलाफ फिर मंच पर लौट आए, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते थे। हल्के दौरों का इतिहास था। नजदीकी लोग चौकन्ने हो गए। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए पहुंचे थे। एक छुट्टी के दिन दोस्तों बैंडमेट्स के साथ याट पर निकले। पानी में उतरे। किसी ने तैराकी कहा, किसी ने स्कूबा। सांस अटकी और वो ठीक से ऊपर नहीं आए। रेस्क्यू टीम ने निकालकर CPR दिया। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और लगभग दोपहर 2:30 बजे खबर आई वे नहीं रहे। ऑटोप्सी ने डूबना कारण बताया। असम शोक में फूट पड़ा और शोक के साथ सवाल भी आए। गुवाहाटी में दूसरी पोस्टमार्टम हुई। एम्स विशेषज्ञों सहित फॉरेंसिक पैनल ने निष्कर्ष की पुष्टि की। पुलिस जांचें खुली। आयोजकों निकट सहयोगियों से पूछताछ हुई। अटकलें ऑनलाइन भी उठी और बैठी। जो स्थिर रहा वह राज्य के हृदय में पड़े खालीपन का एहसास था। विदाई एक राष्ट्रीय उत्सव सी लगी, पर शोक में डूबी। असम ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। सार्वजनिक कार्यक्रम रुके। शराब की दुकानें बंद रहीं। लाल सफेद गुमसा में लिपटा पार्थिव शरीर सरुसजई कॉम्प्लेक्स में जन दर्शन हेतु रखा गया। भीड़ रात भर उमड़ती रही। 23 सितंबर को कामरकुची स्थित एस्टेट पर राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। बहन पालमे ने मुखाग्नि दी। गरिमा आग के पास खड़ी थी। अब परिवार खून से बड़ा हो चुका था। गलियां धीमी हुई, मोमबत्तियां जली, भीति चित्र उभरे, प्लेलिस्ट्स ट्रेंड हुई। सहकर्मी प्रीतम शान पैपॉन विशाल ददलानी पहले शब्दों में और फिर खुद सामने आकर सम्मान दिया। जुबिन की इच्छा के अनुसार उनके अंतिम समय में सभी ने मायावी निगाह कर उन्हें विदाई दी। एक पुराना पॉडकास्ट का क्लिप फिर उभरा। आधा भविष्यवाणी, आधा गर्व। अगर मैं असम में मरूं, राज्य 7 दिन बंद रहेगा। पत्नी गरिमा ने फाउंडेशन का काम और बच्चों की जिम्मेदारी जारी रखने का संकल्प लिया। प्रशंसक और संस्थाएं, अभिलेखागार, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में संग्रहालय विंग, उनके नाम का पुरस्कार, एक प्रतिमा, एक सड़क, इन सब पर सोचने लगे। जोरहाट में स्मारक की मांगे उठी। ये पत्थर और पट्टिकाओं के इशारे हैं। जीवित स्मारक तो संगीत है। बहुतों के लिए उन्होंने वही किया जो पहले की पीढ़ी के लिए भूपेन हजारिका ने अपनी संस्कृति को आधुनिक बनाकर युवाओं तक लौटाया, बिना उसकी आत्मा खोए। साबित किया कि उत्तर पूर्व का गायक राष्ट्रीय आवाज हो सकता है। घर छोड़े बिना असमिया संगीत का खरा स्वाद उन्होंने ग्लोबल दौर में जुबान पर बनाए रखा और हिम्मत दी। अगर वे ऊंची आवाज में कह सकते हैं तो शायद हम भी। कलात्मक घर का बच्चा जिसने लैब की जगह स्टूडियो चुना। ऐसा गायक जिसने भाषाओं की दीवारें पतली कर दी। संगीतकार जो भावना की इमारत खड़ी कर सकता था। अभिनेता निर्देशक जो बड़े कैनवास की तलाश में रहा। परोपकारी जिसने शोहरत को दूसरों पर खर्च होने वाली मुद्रा माना। नागरिक जिसने बोला कभी उलझकर कभी हमेशा दिल से। अगर ध्यान से सुने तो आज भी वे मिलेंगे। किसी बिहू की रात में, किसी विरोध के कोरस में, किसी अस्पताल के वार्ड में जिसे बिस्तर चाहिए थे, किसी बच्चे में जिसे परिवार चाहिए था, और सबसे बढ़कर उन असंख्य गीतों में जो उनकी आवाज को नदी की तरह असम के पार बहुत दूर तक बहाते रहते हैं।